वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में। और त्रिलोचन शास्त्री को गवई कवि कहा जाता है। मूलतः इनको एक प्रश्न पूछा था इनसे कि त्रिलोचन शास्त्री मूलतः गवई गांव के जन के और किसान किसानी के कवि हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए, इस कथन की सौदाहरण से व्याख्या कीजिए, मतलब उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। साथ ही साथ इनकी एक रचना, मतलब एक पंक्ति बड़ी फेमस है। इन्होंने कहा कि उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दूखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता कैसी होती है क्या है। ठीक। तो त्रिलोचन शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था वो 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ था। 20 अगस्त 1917 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? चिरानी पट्टी में हुआ था, जिला सुल्तानपुर। ठीक है, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है ये जिला। अयोध्या से थोड़ा बगल में पड़ता है, अयोध्या के और इधर। ठीक है, तो अयोध्या के बगल में पड़ता है कौन जिला? सुल्तानपुर जिला अवध क्षेत्र में आता है। इसलिए जब आप बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो एक अवधि, आधुनिक अवधि काव्य जब पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत त्रिलोचन शास्त्री की एक रचना है अमोला, जो 12वें छंद में लिखी गई है। वो पूरा का पूरा आपके पाठ्यक्रम में संकलित होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2007 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी लंबाई कितनी थी? 7 फुट 3 इंच की लंबाई थी त्रिलोचन शास्त्री की। इनकी 3 बहनें थी। मर्यादा एक का नाम था, दूसरे का नाम था ननका, तीसरे का नाम था उरेहा। ठीक है, कुल मिलाकर के त्रिलोचन शास्त्री का जो मतलब इनका विवाह जो हुआ था त्रिलोचन शास्त्री का, वो 11 वर्ष की उम्र में हो गया था। किससे हो गया था? 1928 में हुआ था। किससे हुआ था? जयमूर्ति देवी के साथ हुआ था। ठीक, शास्त्री जी की पत्नी उनसे कितने साल की बड़ी थी? तो 4-5 साल की बड़ी थी उनकी पत्नी। इनके 2 पुत्र थे, उनका क्या नाम था? जयप्रकाश और अमित सिंह। तो जयप्रकाश सिंह और अमित सिंह जो है नाम था इनके त्रिलोचन शास्त्री के लड़कों का। ठीक है, 2 पुत्रियां थी, गायत्री सिंह और मृगांका सिंह। ठीक, 2 पुत्रियां थी, गायत्री सिंह और मृगांका सिंह। ठीक, ये ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो त्रिलोचन शास्त्री जी से जो ये प्रश्न पूछा आता है, आइए देख लेते हैं प्रश्न। देखिए, यहाँ पे आपके सामने प्रश्न हाजिर है मित्रों। प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न लिखा है, त्रिलोचन मूलतः गवई गांव के जन के और किसान किसानी के कवि हैं, सो उदाहरण व्याख्या कीजिए या सो उदाहरण सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न 2021 में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, पूरा 90% या 99% मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है द्रुत पाठ के रूप में आप में शामिल है त्रिलोचन शास्त्री। ठीक, तो इनसे प्रश्न ये अनिवार्य बनता है कि ये प्रश्न जरूर पूछा। एक प्रश्न तो हर एक द्रुत पाठ में 3 आपके शामिल है, केदारनाथ अग्रवाल और उसके बाद में त्रिलोचन शास्त्री और सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। तो इन तीनों से एक एक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इनसे रिलेटेड वो आपकी व्याख्या नहीं पूछी जाती। ठीक, ध्यान रखेंगे। उत्तर देखते हैं इसका। कविवर त्रिलोचन की सरलता, सहजता, स्वाभाविकता और विनम्रता, ये मूल रूप से गांव के थे। तो गंवई मतलब एकदम गरीबी के प्रति, एकदम से गरीबों के प्रति सहानुभूति थी, सहज रहते थे, सरल मतलब सरल भाषा में इनके सरलता मिलेगी, स्वाभाविकता है इनके अंदर, साथ ही विनम्रता के तो बहुत ज्यादा गुण दिखाई पड़ते थे। तो ये सभी के सभी एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं अपने तरफ। वे ताम झाम और बनाव बुनाव में विश्वास नहीं करते। बनाव बुनाव मतलब बनावटी चीज या फेंकना हो, भौकाल छोड़ना हो, ये सारी बातों में विश्वास नहीं करते थे। शायद इसीलिए प्रकृति को अपने सबसे निकट पाते हैं। तो प्रकृति को सबसे निकट पाते हैं ये त्रिलोचन शास्त्री। ठीक, उन्हें लान का काटा छांटा तरासा गया निफूला अशोक इसलिए एकदम पसंद नहीं है। उन्होंने तो इस गली कूचो अगवारे पिछवारे खलिहान फरवारे के अनाथ से अमोले से ही आत्मिक अनुराग है, जो किसी से कुछ मांगता नहीं, बस अपनी ही रो मतलब अपनी ही रो में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। उन्हें तालाब का सवार, तालाब में एक सवार वृक्ष होता है, मतलब सवार जो होता है, सवार जानते हैं आप लोग, तालाब में होता है जलकुंभी जिसको कहते हैं सवार। अमोला इनको नहीं लगता है, जो बसवारी में वैसे जम जाता है। अमोला जानते हैं? अमोला आम का जो छोटा सा पत्ता, मतलब छोटा सा जो जिसको बोलते हैं अमोला। ठीक, अमोला में ऐसे लिखते हैं ये कि उठी चले बैठे वलरे हर दाएं, तोहरिन सुधि हमरे आपन कुछ नाई, तोहें देख सब देखे देखिस आँख, अब का देख चित्त अधिक अभिलाख, काऊ करी मन हम्मय दिहै अकेल, मिला न एकर मेल, खोए गए खेल, मृतक जियावन मुस्की देख तुहार, बिसरी समय चोट भूल गए हार।
इस प्रकार से लिखते हैं। और मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे कि इनको गुलाब नहीं दिखता है कि गुलाब बहुत अच्छा, तो उस पर कविता लिखे। जो एकदम से मारा हुआ है, जो घूर में मतलब जहाँ पे गंदगी होती वहां पे जम जाता है, मतलब कि बिना मतलब जैसे कि जिस जिस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकुरमुत्ता और गुलाब की तुलना करते हैं, गुलाब को बताते हैं क्या, गुलाब को बनाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या बताते हैं वो कि पूंजीपति वर्ग है, और कुकुरमुत्ते को सर्वहारा वर्ग का द्योतक बताते हुए सारी बातें कहते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने भी जो है गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अमोले पर इन्होंने पूरा बरवय लिख डाला। ठीक है, 51 बरवय आपके बीए थर्ड ईयर में संकलित होते हैं आधुनिक अवधि काव्य में। ठीक है, वहां पे उसको विस्तार से आप पढ़ लेते हैं त्रिलोचन शास्त्री के। ठीक, अशोक को इनको अच्छा नहीं लगता, जो अशोक होता है जो कटा छटा बढ़िया से एकदम फ्रेश वृक्ष होता है, लेकिन इनको अमोला अच्छा लगता है। ठीक, अमोले के साथ साथ और कौन सा चीजें इनको अच्छी लगती हैं, तो इनको जलकुंभी यानी सवार अच्छा लगता है। हरियर पियर सौरों के प्रकृति रूप में भी ज्यादा रुचता है। स्वर्णाभ शैवाल जो तालाब में विभिन्न प्रकार के आप खुद ही जम जाते हैं, उनको बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनमें ज्यादा मोह है इनकी। लोक रंग का लालित्य अपनी साहित्य सर्जना में समाहित किए हुए कवि और त्रिलोचन कहते हैं कि चैती, क्या कहते हैं ये, कि चैती आ गई है, सॉरी चैती अब पककर तैयार हो गई। चैत में जो है ये जो फसल होते हैं वो पक करके तैयार, चैत में क्या पक कर तैयार होता है, तो जो है क्या पककर, गेहूं। तो चैती तैयार है, चैत मतलब चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पौष माघ, ये सारे हिंदी के महीने होते हैं। तो उसी में एक चैत महीना आता है, और चैत महीना कब आता है, वही मार्च वार्च के, मार्च अप्रैल के पास आएगा। ठीक है, तो चैत महीना जब आता है तो सारा जो खेत का जो फसल होती है वो पकी हुई होती है, गेहूं सरसों इत्यादि। ठीक, तो ये कहते हैं चैती अब पककर तैयार है, खेतों के रंग बदल गए हैं, पहले खेतों में हरियाली थी, अब खेतों में सुनहरी कलर की जो है सुनहरा कलर आ चुका है। मटर उखड़ रही है, मटर के जो वृक्ष हैं वो उखड़ रहे हैं, मतलब कि मटर की जो फसल है वो तैयार हो गई है, उसको लोग किसान अपने अपने घर उखाड़ के ले जा रहे हैं। उसके बाद में गेहूं जो खड़े हैं हवा में झूम रहे हैं। गेहूं और जौ, मतलब जौ जानते हैं गेहूं जैसा ही होता है, तो जौ और गेहूं खड़ा है, वो भी पक चुका है। ठीक है, तो अब उसको भी काटने का नंबर है। तो यही सारी चीजें मतलब ये लिखते हैं। बहुत सारे कवियों ने इस पर ज्यादा जो है इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था उस पर त्रिलोचन शास्त्री जाकर के कविताएं लिखते थे। ठीक, तो गवई गांव के कवि इसलिए इनको कहा था भैया गेहूं का चैती पक के तैयार मटर कटगा। तो ये कई सबके बात के कर रहा है, तो इन सब की बातें कौन कर रहा है, इन सब की बातें कर रहे हैं त्रिलोचन शास्त्री, इसलिए इनको गवई गांव का कवि कहा गया। आगे देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई किसान अपने किसी नात रिश्तेदार को अपनी खेती बाड़ी का समाचार बता रहा हो। मतलब जब इस पंक्तियों को जब पढ़ने के बाद में क्या पता चलता है कि इसे कोई किसान हो और अपने नात रिश्तेदार को बता रहा हो कि चैती अब पक के तैयार हो गई है, खेतों में रंग बदल गए हैं, मटर उखड़ रही है, गेहूं जो खड़े हैं हवा में झूम रहे हैं। ये सब जैसे कोई नात रिश्तेदार जब आपके घर पे आता है, बुआ फूफा मामा मामी, तो आप उनसे बताते हैं कि हाँ गेहूं बो गया है, अब उसको जो है सींचना है, ये करना, कोहा करना है, ये करना वो करना, इस प्रकार से बताते हैं। इसी प्रकार से लगता है ये सुनाते हैं, तो इसलिए गवई गांव के कवि होते हैं। ठीक, यही तो है त्रिलोचन की सहजता और लोकात्मकता। इसी को क्या कहते हैं, त्रिलोचन की सहजता कहते हैं, लोकात्मकता मतलब लोग के प्रति इनकी सहानुभूति है, लोगों के प्रति सहानुभूति है, और सभी को देखते हुए चलते हैं ये। साथ ही साथ जो गरीब हैं उनको अधिकतर देखते हुए चलते हैं, जो एकदम से मारे हुए हैं, हर एक क्षेत्र में मारे हुए हैं, उनके प्रति ये सहानुभूति प्रकट करते हैं। त्रिलोचन की लोकात्मकता के संदर्भ में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जो लिखते हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि यह कथन सा विशेष ध्यातव्य है शास्त्री को। इन्होंने कहा यानी त्रिलोचन शास्त्री को क्या है, तो इन्होंने कहा कि शास्त्री को लोक जीवन से उत्पन्न स्नेह गंधी मानस लिया मिला है, वे साहित्यकार की अपेक्षा अपने कम में मतलब रखते हैं, मतलब अपने काम से मतलब रखते हैं। तो साहित्यकार ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा उसको साहित्यकार के प्रति नहीं, अपने काम से काम रखते हैं, और अपने काम से काम रखते हुए ये गांव की सहजता, मतलब गांव के प्रति सहजता, सहानुभूति, उसके बाद में लोकात्मकता का परिचय देते हुए स्वाभाविकता और विनम्रता का भी परिचय देते हैं। ठीक, तो वे साहित्यकार मतलब साहित्यकार की अपेक्षा अपने काम से मतलब रखने वाला, स्वतः तुष्टि खेतिहर अधिक लगते हैं। स्वतः तुष्टि खेतिहर लगना भी शास्त्री जी की निजी विशेषता है। एक किसान की भांति विभिन्न परिस्थितियों से दो चार होते हुए
अपराजित रहना और अपनी आस्था अनाहत रखना त्रिलोचन को किसान कवि की प्रतिष्ठा दिलाते हैं। कुल मिलाकर के ये सारी बातें अगर आप याद नहीं कर पाते, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद में जो भी आपके मन में जो भी शब्द आते हैं तो वो भी शब्द आप इनके प्रति लिख सकते हैं। एक बार में आपको ये पता चलेगा कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें कही जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं। गवई गांव के कभी पता है आपको? अब ये बता दीजिएगा, ये उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा। चैती अब पककर तैयार है, खेतों के रंग बदल गए हैं, मटर उखड़ रही है, गेहूं जो खड़े हैं हवा में झूम रहे हैं। ये जो है जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी रचनाओं में मतलब गांव के प्रति बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें लिखी गई हैं और मतलब एकदम से सरल भाषा में लिखी गई हैं, जो सभी लोग जनमानस के लोग उसको सही तरीके से पढ़ लिख सकें। ठीक, तो प्रतिष्ठा दिलाते हैं किसान के नैमित्त जीवन का, उसके जीवनचर्या का चित्र उकेरती हुई त्रिलोचन शास्त्री की पंक्तियां आपके सामने प्रदर्शित करना चाहूंगा। अमोला से हैं। इन्होंने लिखा कि भीजत बस काले जगत जड़ात अवधमात जेठे खेतिहर कई खाल। तो भीजत बस काले जगत जगत जड़ात मतलब बारिश में भीजत हैं किसान लोग, मतलब भीग रहे हैं। उसके बाद में बस काले मतलब सुबह सुबह एकदम से उठ के जाते हैं और उसके बाद में सुबह सुबह जगते हैं। उसके बाद में ठंडी में जाड़ लगता है, मतलब जड़ात मतलब होता है कि वो ठंड लगती है उनको, ये अवधि में लिखा है। ठीक है, सारी बातें तो उनको ठंड लगता है। अवधमात जेठे खेतिहर कई खाल, खेत में जाते हैं और तमाम प्रकार के कार्य किया करते हैं। ठीक, अमोला में लिखा, अमोला की रचना कब लिखी गई? तो संवत 1948 में अमोला लिखा गया। ठीक, उनके ग्राम जीवन जुड़ाव को संतुष्ट करती है एक पंक्ति। त्रिलोचन के ग्राम राग को केंद्रित कर विजय दिनकर द्विवेदी कहते हैं कि उनका लगाव कठोर यथार्थ से ही नहीं है, वरन वे ममतालु माटी की उस प्रकृति से कहीं ज्यादा गहराई तक जुड़े हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से प्रेमिल स्नेहिल स्वभाव वाली होती है। एक बार हाथ में लग जाने पर छूटती नहीं और पौन घंटा मेहनत के पश्चात छूट भी जाए तो अपनी सुवास से, मधुरिमा से, मंजुलिमा से मन प्राण को अहदालित उमंगित किया करती है। अब कुल मिलाकर के ये समझिए कि त्रिलोचन शास्त्री जो है पूर्ण रूप से गवई गांव के कवि हैं। जनमानस के प्रति सहानुभूति है, किसान के प्रति सहानुभूति है, सहजता है, सरलता है, विनम्रता है उसके प्रति। ठीक है, आप एक उदाहरण से इनके समझ सकते हैं कि चैती अब पककर तैयार है, खेतों के रंग बदल गए हैं, मटर उखड़ रही है, गेहूं जौ खड़े हैं हवा में झूम रहे हैं। ठीक, आने आने अपनो रूप भुलान और लखेस न पैड़ा कैसे फूल फुलान, ये भी इनकी एक पंक्ति है, बहुत ही उदाहरण, बहुत ही जो है ये फेमस है। एक शिक्षक, इनको प्रकृति से इनको शिक्षा बहुत मिली है ना, प्रकृति को त्रिलोचन शास्त्री से बहुत शिक्षा मिली, खेतों से, किसानों से बहुत शिक्षा इनको मिली। तो उसी बात को इंगित करते हुए लिखते हैं कि आने 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 अपनो रूप भुलान, लखस न पैड़ा कैसे फूल फुलान। ठीक, यही सारी बातें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे त्रिलोचन के रचना संसार पर, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिलोचन के रचना संसार में हम देखेंगे इनके जो काव्य संग्रह हैं वो किस प्रकार से हैं, उन सभी पर हम देखेंगे कौन कौन से किस किस सन में प्रकाशित हुए। जैसे एक इनकी रचना है तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, ये कविता संग्रह है इनके, 1985 में प्रकाशित हुआ। हम बाद में बात करेंगे त्रिलोचन शास्त्री जी की भाषा कैसी है। तो ये भाषा किससे सीखे हैं? तुलसीदास से। ये कहते हैं तुलसीदास जी के बारे में त्रिलोचन शास्त्री कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सहज चेतना में तुम रमे हुए हो। ठीक, साथ ही ये कहते हैं कि गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है, नवीन आंखों में जो नवीन सपने हैं वे गालिब के सपने हैं। ठीक, तो भाषा भी इनकी अच्छी है, भाषा अच्छी खासी है इनकी। भाषा से संबंधित ये पंक्ति लिखते हैं कि भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। ठीक, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे इनसे संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और इनके रचना संसार पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।